हेलो, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। सो आज हम करने वाले हैं हमारे 12 न्यू सीरीज स्टार्ट, और जिसका ये है पहला लेक्चर में हम अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ जो एक बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा उसको प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे हम अभी +1 और +2 दोनों की अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो आपको बेनिफिट होगा कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल जाए। तो उसके लिए आपको प्रेस द बेल आइकन बटन करना होगा, और साथ में उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। उसके जो पहला ऑप्शन होता है ऑल, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा, जिसके आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब शुरू करते हैं हमारा एक जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये तो है 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जैसे जो ग्रेजुएशन में हैं स्टूडेंट्स, या जो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, या कोई सीए कर रहा है या सीएस कर रहे हैं, आप सीएमए कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें क्या होता है कि वो 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर पढ़ तो आए, लेकिन तब क्या किया था, उन्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया होता। क्यों? क्योंकि मोस्टली उनका सारा जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बनाने में लगा होता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उनको कोई अच्छे से या तो समझाने वाला नहीं मिलता, या उनका छूट जाता है, चैप्टर पे अच्छी पकड़ नहीं बन पाती है, इनके अकाउंट्स को वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे इस लेक्चर के बाद आपको ये डाउट इस चैप्टर में, जो भी आपकी झिझक थी इस चैप्टर को लेकर, वो सभी निकलने वाली है, क्योंकि इसके बाद आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले से वर्ड से पता चल रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो बिजनेसेस जिनमें प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव नहीं है, नॉन प्रॉफिट, है ना, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव नहीं है। वो काम करते हैं लेकिन हेल्प करने के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, या किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए उनका मेन मोटिव वो ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं होता है। तो उनके अकाउंट्स के बारे में हम इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक है प्रॉफिट मेकिंग कैटेगरी, और दूसरी है नॉन प्रॉफिट मेकिंग कैटेगरी। देखो, प्रॉफिट मेकिंग कैटेगरी में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं? वो जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, राइट। उनका मेन मोटिव ही यही होता है कि हाँ, हमें बिजनेस करना है, सेल परचेज करना है, और उससे क्या करना है, हमें अपना प्रॉफिट कमाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे रिलायंस कंपनी है, एप्पल कंपनी है, देखो ये क्या करती है, ये बिजनेस चलाते हैं, उसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं, और वो सारे अकाउंट्स करते हैं जो आप अभी तक +1 +2 में या आगे अपनी क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे। क्लियर? इसमें और भी है, जैसे टाटा है, बिरला है, तो वो सब कंपनीज जो हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही अपना बिजनेस चलाती हैं। दूसरी साइड हमारी जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जिनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है। वो हेल्प करने के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, या कुछ और पर्पज़ के लिए जो है वो अपना बिजनेस करती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए अपना बिजनेस नहीं करती हैं। उसमें देखिए, हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो हमारी एग्जांपल्स ये तो होनी ही चाहिए, ICAI, ICMAI, ICSI। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे कंट्री की एजुकेशन के लिए, उनके प्रोफेशनल में जो ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स वो दें हमारी कंट्री को, ठीक है। उनमें जो गाइडलाइंस हैं, उनमें जो रेगुलेशंस हैं, उनके लिए जो भी एथिक्स हैं, रूल्स हैं, वो सब बनाने का काम करती हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो यानी कि ये हेल्प करने का काम करती हैं, कुछ प्रोवाइड करने का काम करती है कंट्री को, यानी कि ये इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, बल्कि एजुकेशन देना है, राइट। इनका मेन मोटिव क्या है? एजुकेशन देना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसे ही स्कूल्स हैं, उनका मेन मोटिव, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मेन मोटिव भी क्या माना जाता है कि वो एजुकेशन देते हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी को डेवलप करते हैं। तो उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, उनका मेन मोटिव क्या है? सोसाइटी की हेल्प करना, कंट्री की हेल्प करना। ऐसे ही मंदिर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स भी क्या है, वो हमारी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, राइट। सेवा करने का मतलब कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे किसी को कुछ ना कुछ लाभ हो सके। प्रॉफिट कमाना उनका मेन मकसद नहीं है, उनका मेन मकसद क्या है? किसी को कुछ सेवा देना, किसी को कुछ हेल्प करना, और उस हेल्प करते हुए जो भी उनके पास जो पैसा आता है, जो पैसा जाता है, उस चीज़ को वो रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रॉफिट के लिए नहीं करते, कुछ देने के लिए करते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए काम करते हैं, कुछ ग्रो करने के लिए, हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में कुछ ना कुछ वो डेवलप हो सके, वो आगे बढ़ सके, उसका कुछ विकास हो सके, वो ग्रो कर सके, उसके लिए वो सब ये काम करते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
तो ये हो गई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के बारे में तो आपने अकाउंट्स बनाने में बहुत कुछ पढ़ रखा है। देखो जैसे आपने +1 क्लास में आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में क्या कर रखा होगा, आपने जर्नल्स बनाए होंगे, अपने लेजर्स बनाए होंगे, अपने ट्रायल बैलेंसेस बनाए होंगे, फिर आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाए होंगे। तो वो सब अकाउंटिंग तो आपको बहुत अच्छे से करनी आती है, राइट, क्योंकि जा रहे हैं शुरू से, +1 में किया, फिर +2 में किया, फिर ग्रेजुएशन में करते हैं अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की जो अकाउंटिंग है वो तो सब समझाते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाले क्या कहते हैं कि देखो भाई हमारा तो मेन मोटिव है ही नहीं प्रॉफिट कमाना तो मेरा मेन मोटिव है ही नहीं। जब मैं प्रॉफिट नहीं कमाता तो फिर मैं ये सब अकाउंटिंग क्यों करूँ? ठीक है, मैं तो हेल्प करने के लिए अपना बिजनेस करता हूँ, तो मैं इतनी सारी अकाउंटिंग के झमेले में क्यों पढ़ूंगा? तो उनको उस झमेले से निकालने के लिए, उनको इस चीज़ों से, इस अकाउंटिंग से अलग करने के लिए, तो उनको कहा जाता है कि ठीक है आप इतनी सारी अकाउंटिंग मत कीजिए, कोई बात नहीं, इतनी सारी अकाउंटिंग मत कीजिए, लेकिन फिर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ से भी पैसा आ रहा है, जहाँ पे भी पैसा जा रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन तो हो रही है ना, तो आप उनके लिए बस थोड़े से अकाउंट्स रिकॉर्ड जो है वो अकाउंट्स मेंटेन कर लीजिए और उनमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़े से अकाउंट बनाइए जिसमें आपकी एक्टिविटीज़, आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड हो जाएं। बस उतने से अकाउंट्स आप बना लीजिए, इतने अकाउंट्स, इतनी अकाउंटिंग मत कीजिए, इतना ज़्यादा झमेले में मत पड़िए, लेकिन हाँ थोड़े से लिमिटेड रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप ज़रूर मेंटेन कीजिए। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनसे कैसे अलग हैं? क्योंकि इनकी अकाउंटिंग में वो ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, वो सिर्फ लिमिटेड रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करते हैं, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये तो हो गया इनमें डिफरेंस, ठीक है, ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखते हैं और ये सिर्फ लिमिटेड रिकॉर्ड्स रखते हैं। और इनकी प्रॉपर रिकॉर्ड्स कैसे होती हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो तो हम सबको पता है, जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं। लेकिन इनके लिमिटेड रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आती है और वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इनके लिमिटेड रिकॉर्ड्स में कौन से अकाउंट्स आते हैं और उनको कैसे मेंटेन किया जाता है। तो आगे हम उन्हीं अकाउंट्स के बारे में देखेंगे। और हाँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप मेरी वीडियो देखने बैठें, कोई भी अकाउंटिंग की किसी भी लेक्चर की वीडियो देखने बैठें, आप किसी भी चैप्टर की, तो प्लीज़ नोटबुक और पेन आप साथ में ज़रूर लेके बैठें और साथ साथ में उसको रिकॉर्ड भी करते रहें, चीज़ें अपने नोट्स बनाते रहें। क्योंकि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए या समझने के लिए 3 स्टेप्स होने बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहला कौन सा स्टेप है कि आप वीडियो को अच्छे से सुने, समझे, कंसेप्ट को क्लियर करें और साथ साथ में उसके नोट्स भी अपने नोटबुक पर बनाते रहें। सेकंड स्टेप क्या जाता है, फिर उसको आप अपनी बुक में से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए, याद हो जाए कि वो कंसेप्ट कैसे था, क्या क्या उसमें लिखना है, उसकी वोकैबुलरी आपको मिल जाती है कि उसी कंसेप्ट को जो आपने समझ रखा है अब उसको नोटबुक पे लिखना कैसे है, तो वो आपको अपनी बुक में से पढ़कर पता चलता है। और थर्ड स्टेप क्या है कि अब आप बुक बंद करके, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपने बुक में से पढ़ भी लिया और आपके याद भी हो गया, तो थर्ड स्टेप क्या है, बुक बंद करके उसी स्टेप को, उसी कंसेप्ट को खुद लिखें, नोटबुक पे उसको खुद करके देखें, जिससे क्या होगा, वो कंसेप्ट आपके पक्का हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखने बैठे अपनी कॉपी और अपना पेन साथ में लेकर बैठें। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये लिमिटेड रिकॉर्ड्स में कौन कौन से जो अकाउंट्स हैं वो बनते हैं और उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम एक ऐसे नोटबुक पे एक पेज लीजिए और उस पे जैसे जैसे मेरे अकाउंट्स लिखे हैं 3 पार्ट्स में, वैसे आप भी लिखिए। देखिए, इसमें सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो क्या होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अभी आप कुछ भी जो भी लिखा है उसको इग्नोर कर दीजिए, जितना मैं बोल रही हूँ बस उस पर ही कंसंट्रेट करिए। इसमें एक अकाउंट बनता है, दैट इज़ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दैट्स इट। और कुछ भी आपको कंसिडर नहीं करना। दिस इज़ आर फर्स्ट अकाउंट, जो हम एनपीओ में फर्स्ट अकाउंट हमारा बनाते हैं लिमिटेड रिकॉर्ड्स के अंडर। फर्स्ट इज़ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड इज़ बैलेंस शीट। तो ये 3 अकाउंट हम इसमें बनाते हैं। फर्स्ट इज़ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड इज़ बैलेंस शीट। अब देखिए, ये तो हैं 3 अकाउंट्स जो कि हम एनपीओ में बनाते हैं। अब मैंने पहले कहा था कि एनपीओ का चैप्टर जो होता है वो मोस्टली बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चे इसमें अटक जाते हैं और मोस्टली वो करते कैसे हैं, इसको रट्टा लगाते हैं। ठीक है, हम रट्टा नहीं लगाएंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और ये हमें अच्छे से क्यों समझ में आएगा, क्यों इसके साइड आउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि हम इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। जो हमें पहले आता है, यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग हम करते हैं, हम उससे रिलेट करते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर हमें बहुत ईजी लगने वाला है, बहुत फ़नी लगने वाला है और करने में हमें इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लास्ट तक जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा।
तो अब क्योंकि हम उससे रिलेट करते हुए चलेंगे, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा सबसे पहला अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये कैसा अकाउंट है? अगर हम इसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली अकाउंटिंग की जो हमारी अकाउंटिंग है उसके जो हम चीज़ें अकाउंट्स बनाते हैं उससे रिलेट करते हुए चले, तो ये अकाउंट हमारा क्या है? कैश अकाउंट। उसकी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। यानी कि उसमें जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हम अकाउंट बनाते थे, कैश अकाउंट बनाते थे, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बिल्कुल वैसा ही अकाउंट है। यानी कि इसमें हम क्या करने वाले हैं? सभी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं। एनपीओ की, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैश ट्रांजेक्शन्स, तो रिसीट्स मतलब पैसा आना, पेमेंट मतलब पैसा जाना। तो अगर आप सोचो उस कैश अकाउंट के बारे में जो आप बनाते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैश अकाउंट में इस तरफ क्या लिखते थे आप? अपनी रिसीट्स, यानी कि कहाँ से पैसा आ रहा है, और यहाँ पे क्या लिखते थे आप? पेमेंट्स, यानी कि कहाँ पे आपका कैश जो है वो जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कैश इनफ्लो हो रहा है। तो ठीक है, ऐसे हमने अकाउंट बना लिया। इस साइड हमने लिख लिया रिसीट्स और इस साइड हमने लिख लिया पेमेंट्स। यानी कि इसमें हम कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं? जस्ट कैश। अब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर मैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जिसमें हम अकाउंटिंग करते थे, उससे रिलेट करने की बात करूं, तो ये कौन सा अकाउंट है? किससे रिलेट करता है? जैसे हम वहाँ पर बनाते थे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही ये अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो इस अकाउंट में करते क्या थे? हम इनकम और एक्सपेंडिचर्स ही तो रिकॉर्ड करते थे। और देखिए अगर आप P&L अकाउंट के बारे में सोचें, क्या आते थे? हमारे सभी एक्सपेंसेस आते थे। इस साइड पे हमारे सभी एक्सपेंसेस आते थे और इस साइड पे हम अपनी सभी इनकम्स को रिकॉर्ड करते थे। तो वही चीज़ हम इसमें भी कर लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है हमारा, इस तरफ हम सभी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, तो वहीं हम दूसरी ओर यहाँ पे हम सभी अपनी इनकम्स को, यहाँ पर एक्सपेंडिचर को, यहाँ पर इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो आगे हमारी आगे बैलेंस शीट। अब इसमें तो समझाने के लिए कुछ है नहीं, वहाँ पे भी हम इसको बैलेंस शीट ही बोलते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, और एनपीओ भी हम, ये हमारी बैलेंस शीट ही है। क्लियर? तो ये तो बिल्कुल वैसे ही, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। तो ये हो गए हमारे 3 अकाउंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मैंने इसको किसके साथ रिलेट किया है? मैंने इसको कैश के साथ रिलेट किया है। दैट मीन्स इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी? कैश का आना और कैश का जाना। देखिए आप सोचिए बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है? कई तरीक़ों से आ सकता है। आपने देखिए आपने कैश अगर आपके पास आ रहा है, मान लो आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था कुछ, तो वहाँ से आपकी इनकम आ रही है, इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं, किसी चीज़ का पैसा आ गया, किसी चीज़ का आप रेंट पे कर रहे हैं तो पैसा चला गया। ठीक है, तो आपने मशीनरी परचेज़ की है तो इससे क्या होगा? आपका पैसा चला जाएगा। ठीक है, और अगर वहीं पे आपने कहीं से कुछ सैलरी आपको मिल रही है या इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर रेंट, कहीं किसी बिल्डिंग का रेंट आप रहे हो, तो वो उस तरह से आपका पैसा आ जाएगा। तो जिन भी तरीक़ों से पैसा आता है, जिन भी तरीक़ों से पैसा जाता है, कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है और कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है, वो हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, कितने तरीक़ों से आ सकता है और कितने तरीक़ों से जा सकता है, उन सभी चीज़ों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 तरह की कारणों से ही हमारे पास पैसा आ सकता है और हमारे पास पैसा जा सकता है, और वो 2 तरीके, 2 कैटेगराइज जो हम इसको करने वाले हैं वो कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट इज़ रेवेन्यू, यानी कि वो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है। सेकेंड इज़ कैपिटल, वो कैपिटल नेचर का हो सकता है। जितनी भी इनकम्स हैं या पेमेंट्स हैं वो क्या हो सकती हैं? या तो रेवेन्यू नेचर की हो सकती हैं या कैपिटल नेचर की हो सकती हैं। अब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है बेसिक टर्म्स में, आप चाहो तो उसमें जाके उसको देख सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें रेवेन्यू रिसीट्स में आती हैं, कौन सी कैपिटल रिसीट्स में आती हैं। ऐसे ही एक्सपेंडिचर की भी वीडियो बनी हुई, कौन सी रेवेन्यू पेमेंट्स की हैं और कौन सी कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, वो सब वीडियो में लिखा हुआ है, तो बताया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो को देखें, समझें और फिर इस वीडियो पे आकर इस कंसेप्ट को समझें। इसका उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ यहाँ पे रिसीट्स, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू नेचर वो होता है जैसे जिसमें रेकरिंग नेचर की अमाउंट होती है, राइट, और जिसको हम कह सकते हैं अमाउंट भी इतनी बड़ी नहीं होती, और रेकरिंग नेचर की जो होती हैं वो हमारी रेवेन्यू में आ जाती हैं। और कैपिटल वो होती हैं, कैपिटल नेचर का जो नॉन रेकरिंग होती है, यानी कि बार बार नहीं होती, रेकरिंग नेचर की नहीं होती हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स, वैसे भी रेवेन्यू वो होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जिन्हें आप अपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम्स कहते हैं, राइट। जो हम अपने P&L अकाउंट में इनकम में शो करते हैं, जितनी भी इनकम्स, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। और जिन वहाँ पे जो हम अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे P&L अकाउंट में, तो वो हो जाते हैं हमारे रेवेन्यू पेमेंट्स। तो अभी मैं बोल रही थी कि जितना भी कैश बिजनेस में आ रहा है उसको कैटेगराइज हम कर देते हैं 2 में, एक रेवेन्यू में और एक कैपिटल नेचर में। तो हमारे पास कैश जो है या तो वो रेवेन्यू नेचर का आ सकता है या फिर कैपिटल नेचर का आ सकता है। अगर रेवेन्यू नेचर का आता है तो हम इसके अंडर लिख देते हैं 2 रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स हमें हो रही हैं, और इसके अंडर हम लिखते हैं कैपिटल
रिसीट्स जो कैपिटल नेचर का होगा। इसी तरह जो पेमेंट हमसे जाएगी और रेवेन्यू नेचर की होगी तो हम लिखेंगे बाय रेवेन्यू पेमेंट्स, इतना पैसा हमसे चला गया। बाय कैपिटल पेमेंट्स, ये पैसा हमसे कैपिटल नेचर का हमारे बिजनेस में इतना कैश चला गया। अब हमारी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में जो रेवेन्यू रिसीट्स हो रही हैं, रेवेन्यू नेचर का जो कैश आ रहा है वो क्या है, 8 लाख रुपीज़। ऐसे ही कैपिटल नेचर का हमारे पास बिजनेस में कैश आया, फॉर एग्जांपल वो भी 8 लाख रुपीज़ का आया। तो टोटल कितना हो गया, 16 लाख। और जब हम पेमेंट्स की बात करें तो हमारे बिजनेस के साल भर के पेमेंट्स रेवेन्यू नेचर के कितनी पेमेंट्स हुई, 7 लाख रुपीज़। यानी कि हमारे रेवेन्यू नेचर का हमारे से कैश आउटफ्लो कितने का हो गया, 7 लाख का। और उसी तरह कैपिटल नेचर की हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, या हम कह लूँ पेमेंट्स कितनी हुई, कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 6 लाख रुपीज़। ये एग्जाम्पल है, हमारी कैपिटल पेमेंट कितनी हुई, 6 लाख रुपीज़। यानी कि हमारे पास आया था 16 लाख और हमारे पास से चला गया 7 + 6 13 लाख। तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन कितना हुआ, 3 लाख। कितना बच गया हमारे पास कैश, 3 लाख कैश हमारे पास अभी बच गया है। तो ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें हमने सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया। अभी आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने आपको बोला ये P&L अकाउंट जैसा ही है। यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे हम अपने इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। देखो ये तो था हमारा कैश ट्रांजैक्शन का, कैश आ रहा है या जा रहा है, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, रेवेन्यू का हो चाहे कैपिटल का हो, हम इसको यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, हमें सिर्फ कैश का रिकॉर्ड रखना है यहाँ पे। लेकिन अगर वो कैश आ रहा है और उसका पीछे का रीज़न क्या है, वो रेवेन्यू नेचर का है, यानी कि कैश आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है, रेवेन्यू नेचर का है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इस अकाउंट में। अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है लेकिन रेवेन्यू नेचर से जा रहा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर हमारे बिजनेस में से पैसा आ रहा है जा रहा है लेकिन वो कैपिटल नेचर का है, उसके पीछे जो रीज़न है वो कैपिटल नेचर है, तो उसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं अपनी बैलेंस शीट में। क्लियर। अगर हमारे पास पैसा आ रहा है रेवेन्यू नेचर की वजह से, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन की वजह से, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। लेकिन कुछ भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है और उसके पीछे का रीज़न कैपिटल नेचर है, तो हम उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं अपनी बैलेंस शीट पे। ये समझ में आया। यहाँ तो सभी तरह की कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, चाहे वो किसी भी रीज़न से पैसा आएगा, किसी भी रीज़न से कैश जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन आप समझ लो इसका वन पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है रेवेन्यू नेचर का पार्ट जो है, वो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और उसका जो सेकेंड पार्ट कैपिटल नेचर का है उसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं बैलेंस शीट में। क्लियर। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए रेवेन्यू रिसीट्स, जो यहाँ पे रिसीट्स हैं यानी कि हमारी इनकम है, और रेवेन्यू नेचर की है, तो कहाँ पे आएंगी ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ हमने लिख दी रेवेन्यू रिसीट्स, कितने की थी, 8 लाख रुपीज़ की। उसी तरह से रेवेन्यू पेमेंट्स यानी कि रेवेन्यू नेचर, तो वो हम कहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम उसको अकाउंट में उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होती हैं। तो 8 लाख की रिसीट्स आई थी और पेमेंट्स रेवेन्यू नेचर की कितनी हो गई थी हमारी, 7 लाख रुपीज़, तो वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। 8 लाख का रिसीट्स थी यानी कि इनकम थी हमारे पास, और 7 लाख के हमारे एक्सपेंसेस हो गए, तो हमारा जो बचा वो कितना बचा हमारे पास, 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते थे कि हमारा प्रॉफिट हो गया जी 1 लाख। लेकिन अब ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो तो NPO के हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट कैसे लिख सकते हैं, हमारा तो मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाने का। तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको सरप्लस, यानी कि इतना पैसा हमारे पास क्या है, बच गया है, ज़्यादा बच गया, सरप्लस है हमारे पास। तो यहाँ पे उसको नाम हम एक नया नाम दे देते हैं, चीज़ वही है, नाम नया है, सरप्लस। ठीक है। बैलेंसिंग फिगर यानी कि बैलेंस में हमारे पास इतना बच गया, और वो कितना बचा है हमारे पास, 1 लाख रुपीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 लाख और यहाँ पर भी 7 + 1 8 लाख अकाउंट हमारा टैली कर चुका है। इसी तरह यहाँ पे भी टैली था और यहाँ पे भी टैली था। क्लियर। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स का कैपिटल नेचर की रिसीट्स और कैपिटल नेचर का पेमेंट, तो वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। कैपिटल रिसीट्स यानी कि पैसा आ रहा है। अब देखिए हम अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आप बैलेंस शीट देखें, वहाँ पर अगर कोई पैसा आता था कैपिटल नेचर का, फॉर एग्जांपल ओनर ने कोई कैपिटल दी है, तो हम कैपिटल कहाँ लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे। अगर हमने शेयर इशू किया है, वहाँ से पैसा आया है, तो हम कहाँ लिखते थे, इस साइड लिखते थे, इस साइड पे। अगर कोई डिवेंचर इशू की है, वहाँ से कोई पैसा आ रहा है, कैपिटल नेचर है वो, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे। और अगर हमारे पास क्या हो रहा है, हमने मशीनरी परचेज़ की है, राइट, मशीनरी परचेज़ की है, हमारे पास से कैश चला जाता है, तो हम वो चीज़ कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पे करते थे। हमने फर्नीचर जो है वो परचेज़ किया है, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे। तो यानी कि जितनी टाइप की नेचर की, जितनी भी कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती थी, उसको हम रिकॉर्ड करते थे इस साइड पे,
ठीक है, और जितनी भी कैपिटल पेमेंट्स होती थी उसको रिकॉर्ड करते थे हम इस साइड पे, तो वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। जितनी भी कैपिटल रिसीट्स होने वाली हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 लाख रुपीज़ हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स 8 लाख रुपीज़। और जितनी भी हमारे पास कैपिटल पेमेंट्स होने वाली हैं 6 लाख, वो हम शो करेंगे यहाँ पे कैपिटल पेमेंट्स 6 लाख रुपीज़। देखिए रिसीट्स हो गई 8 लाख, कैपिटल पेमेंट्स हो गई 6 लाख। अब इसमें और चीज़ देखने वाली है कि जब भी बिजनेस शुरू होता है उसमें कुछ ना कुछ कैपिटल भी होती है। सबसे पहले हम ये अकाउंट कैपिटल से ही तो शुरू करते हैं, कितना कैपिटल लगा हुआ है। अब क्योंकि ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हम इसको कैपिटल नहीं बोलकर उसको कैपिटल फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसमें? कैपिटल फंड। तो इसमें हम इस एनपीओ की बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल फंड। क्योंकि हमारी एग्जाम्पल में कुछ था नहीं तो हमने इसको पहले से 0 ले लिया, हमारे पास अभी कुछ कैपिटल फंड नहीं है, नील है। और उसमें हम क्या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोचिए, उसमें हम क्या करते थे? कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करते थे और लॉस को माइनस करते थे। वैसे ही हम अपने कैपिटल फंड में ये जो हमने सरप्लस कैलकुलेट किया था, सरप्लस निकाला था, वो हम इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो कितना आया था हमारा सरप्लस? 1 लाख रुपीज़। तो ये हमने प्लस कर दिया 1 लाख। टोटल हमारा कितना आ गया? 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल जो हमने यहाँ से उठाई, यहाँ पर हमारी कैपिटल पेमेंट्स आ गई और साथ में ये क्या आ गया? हमारा कैपिटल फंड में हमने सरप्लस ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 लाख रुपीज़। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा कैश भी बचा हुआ था ना, बैलेंस कैरिड ऑन 3 लाख रुपीज़। तो ये सरप्लस तो यहाँ पर ऐड हो गया और ये कैश जो है एक्स्ट्रा बचा, तो कैश हमें पता है हमेशा इस साइड पे आता है, एसेट साइड पे, तो कैश भी हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना? 3 लाख रुपीज़। कितना कैश हो गया हमारा? 3 लाख रुपीज़। तो यानी कि अगर हम इसको टैली कर कर देखें तो क्या टैली होता है? पेमेंट्स रिसीट्स 8 लाख रुपीज़, फंड हमारा 1 लाख रुपीज़, 8 और 1 लाख कितने हो गए? 9 लाख रुपीज़। उसी तरह कैपिटल पेमेंट्स हमारी 6 लाख की थी, तो कैश कितना था? 3 लाख। टोटल किया तो 9 लाख। हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली कर चुकी है। तो यानी कि हमारी अगर हम इस तरह से इनको अकाउंट्स बनाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर हम इसको बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग समझ कर चलेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेट करते हुए चले तो सब कुछ बहुत ईजी लगेगा। किया क्या है हमने इसमें? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स, इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के, और इसमें सिर्फ कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की हैं। क्लियर? अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने रेंट रिसीव किया है, ठीक है, आपने रेंट रिसीव किया है तो क्या क्या एंट्री होगी रेंट रिसीव की? रेंट रिसीव किया यानी कि आपके पास कुछ आया है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यही उसकी एंट्री होगी। कैश आया आपके पास, ठीक है, कैश तो आया, रिकॉर्ड यहाँ कर लेंगे क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, हमारे पास कैश ट्रांजैक्शंस आ गई हैं। लेकिन किस वजह से कैश आया है? रेंट की वजह से कैश आया है। रेंट किस ट्रांजैक्शन, कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शन है? रेवेन्यू नेचर की। यानी कि रेंट आने कैश आने का रीज़न क्या है? हमारे पास रेवेन्यू नेचर का रीज़न है, तो वो रीज़न रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर आपने क्या किया है, फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे कर दिया है, अब आपके पास से क्या चला गया? रेंट चला गया, तो अभी क्या ट्रांजैक्शन होगी उसकी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, क्योंकि रेंट अकाउंट, रेंट की वजह से कैश चला गया। अब कैश जाने की ट्रांजैक्शन तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से चला गया, लेकिन किस वजह से चला गया? उसकी वजह क्या है? रेवेन्यू की वजह है, रेवेन्यू नेचर की वजह है उसकी, क्योंकि वो रेंट के रूप में हमसे गया है, तो वो कहाँ होगा? यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, वजह देखनी है हमारे पास कैश आने और जाने की। अगर वो वजह जो है वो रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और अगर वो कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट में। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी परचेज की है, तो अभी हमने मशीनरी परचेज की, कैश तो चला गया, रिकॉर्ड कहाँ होगा? यहाँ पे। लेकिन किस वजह से गया हमारे पास कैश? मशीनरी खरीदने की वजह से गया, और मशीनरी क्या है? हमारी कैपिटल नेचर की पेमेंट हो गई, तो कैपिटल नेचर की पेमेंट को हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे, यहाँ पे। क्लियर? अगर हमने देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स इशू कर दिए, हमारी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और वो क्या है? उससे पैसा आया, तो पैसा तो आया, कैश ट्रांजैक्शंस हुई, हम तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कैश ट्रांजैक्शंस। हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है, लेकिन वो कैश आया किस वजह से आया? हमारे पास डिबेंचर इशू करने की वजह से आया। डिबेंचर क्या है? कैपिटल नेचर की रिसीट्स हैं, तो कैपिटल नेचर की रिसीट्स हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में, इस साइड पे, तो वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ठीक है, आपको बस ये देखना है, 3 चीज़ें हैं इसमें। पहले कैश आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है और कितना जा रहा है, वो सब कैश ट्रांजैक्शन हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब उनकी वजह 2 हो सकती हैं, या तो रेवेन्यू नेचर की या वो कैपिटल नेचर की। अगर रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और अगर कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट में।
तो ये था, इतना सिंपल 3 अकाउंट बनाने हैं और आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन डालनी है। अभी आप रट्टा नहीं लगाएंगे कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे डालनी है, कि बस आपने सोचा रेंट है तो यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, और अगर कुछ मशीनरी है हमेशा बैलेंस शीट में आती है तो यहाँ कहीं लिख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ कहाँ पे और क्यों रिकॉर्ड की जा रही है, और है भी कुछ भी नहीं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही है, बिल्कुल उसी से रेट करके हमने ये अकाउंट्स बनाए हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, जो हमने एग्जांपल्स भी ली, रेंट लिया हमने, सैलरी ली, वेजेस ली, वो रेवेन्यू नेचर के हो गए। अगर हम डिबेंचर इशू की बात करते हैं, अगर हम मशीनरी परचेज करने की बात करते हैं, तो वो बहुत सिंपल सी बातें, कोई भी बता देगा कौन सा रेवेन्यू नेचर है और कौन सा कैपिटल नेचर है। एनपीओ में अब और डिफरेंट क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसी एंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें अगर वो आती हैं तो हमें नहीं समझ में वो रेवेन्यू नेचर की होने वाली हैं या कैपिटल नेचर की होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में वो टर्म्स नहीं होती हैं, वो एनपीओ की टर्म्स हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाली टर्म्स। तो उनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कौन सी नेचर की है और कहाँ उसका रिकॉर्ड करेंगे, वो हम अपना देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप इसको लिखें, रिकॉर्ड करना सीखें, और इसके 1-2 आप एग्जांपल्स बना के उसको देखें कि आपको समझ में आया कि उस एग्जांपल में से कौन सी चीज़ कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तब तक थैंक यू।